हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो आज हम जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का या मतलब विश्व इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं, जो कि जुड़ा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका से। वैसे तो वो सभी यूरोप के देशों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेनली जो है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो अमेरिका में 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी उस के टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि 1929 से 1932 ईस्वी तक की जो आर्थिक महामंदी आई थी अमेरिका में, वो महामंदी थी क्या, कारण क्या थे, उसके प्रभाव क्या थे और किन किन देशों पर उसके कैसे क्या प्रभाव पड़े। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में मतलब संसार में आर्थिक मंदी होती है, पैसे की तंगी। ठीक है, पैसे की तंगी, फिर या मान लीजिए आप गरीबी आना देश में एकदम से। तो वो दौर शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? तो 1918 में। इस युद्ध से जो है अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो गई, मतलब पैसे को लेकर जो संपत्ति थी वो काफ़ी हद तक खराब हो गई, नष्ट हो गई। कुछ इतिहासकारों ने इसे महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन भी कहकर पुकारा है। तो पूछा भी जाता है द ग्रेट डिप्रेशन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये 1929 के आर्थिक महामंदी से जुड़ा हुआ है। इस आर्थिक महामंदी ने अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों के जनजीवन को तहस नहस कर दिया, मतलब बहुत गरीब बना दिया था। देशों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आगे कवर करेंगे आपको इजीली क्लियर होता जाएगा कि ये महामंदी आखिर थी क्या और कैसे ये आई। ठीक है, सर्वप्रथम 1929 में आर्थिक महामंदी देखी गई। ये एक विद्वान है आर्थर लुई। आप सिर्फ समझने के लिए इसको कर सकते हैं, अगर किसी को याद रहता है तो वो एग्ज़ाम में लिख सकता है और भी बेटर इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर। बट अगर इस क्वेश्चन को समझेंगे तो हम एक एक लाइन को रीड करेंगे ताकि हमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि 1929 ईस्वी में जो अवसाद शुरू हुआ, मतलब जो तबाही शुरू हुई थी 1929 में, कोई साधारण मंदी नहीं थी, बल्कि आधुनिक इतिहास में अपने दीर्घ विस्तार एवं कठोरता व सब दृष्टि से सबसे भयानक मंदी थी, सबसे भयानक गरीबी थी। ठीक है, ये लुई आर्थर ने कहा है। आर्थिक मंदी का अभिप्राय, यहाँ से इसकी परिभाषा शुरू होती है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आर्थिक महामंदी पर एक मैं शॉर्ट फैक्ट डालूंगी, वहाँ से आपको इसका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आर्थिक महामंदी आखिर होती क्या है। आर्थिक मंदी का अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस व्यवस्था से है जब वस्तुओं की मांग में अचानक कमी हो जाने से उत्पादित माल बढ़ जाता है। मतलब किसी चीज़ को हमने बनाया, उत्पाद तैयार कर लिया, मान लीजिए वस्त्र तैयार कर लिए हमने, काफ़ी स्टॉक कर लिया, लेकिन उसको खरीदने वाले खरीदार नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो हमारा बनाया हुआ माल खरीदा नहीं जाएगा। तो यही कहा गया कि वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है, मतलब लोग खरीदते नहीं हैं, मांग नहीं करते, और उत्पादित माल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उत्पादन तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारा माल जो है बनाया हुआ, तैयार किया हुआ, वो बिक नहीं रहा है। उत्पादित वस्तुओं की खपत की कमी से वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आती है। मतलब चीज़ें बनाई हुई पड़ी हैं लेकिन उनको लोग खरीदने वाले नहीं हैं, तो उनका रेट जो है अचानक अपने आप डाउन हो जाता है। वो कितनी ही सस्ती दे दो, उनके कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। इससे उद्योग धंधे जो है बंद होने की कगार पर आ जाते हैं, क्योंकि उद्योगों का माल बिक नहीं पाता और उनका आगे काम नहीं चल पाता। वो मजदूरों को सैलरी नहीं दे पाते, वो कच्चा माल नहीं खरीद पाते, और जो बनाया हुआ माल है वो उनका बिक नहीं रहा है, तो उद्योग धंधे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे मजदूरों और कच्चा माल उत्पादित करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि किसानों से कच्चा माल उद्योग वाले खरीद नहीं रहे हैं। वो खरीद कर करेंगे भी क्या, क्योंकि बनाया हुआ माल तो आगे नहीं बिक रहा है, तो वो और माल को तैयार क्यों करेंगे। तैयार करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। मजदूर जो है वो फ्री बैठे, क्योंकि हम जो है माल उद्योगों में बन ही नहीं रहा है, तो उनको सैलरी कहाँ से दे। तो जो है सभी तरफ बेरोजगारी फैल जाती है और गरीबी फैल जाती है आर्थिक महामंदी में, और स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक बंद हो जाते हैं, और शेयर के मूल्यों में भी भारी गिरावट आ जाती है। आर्थिक महामंदी जो ये थी, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है कि 24 अक्टूबर 1929 में जो अमेरिका का शेयर मार्केट था, शेयर बाजार था,
वॉल स्ट्रीट से आरंभ हुई थी वो एकदम से डाउन आ गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदी आ गई और उसके शेयर मार्केट के डाउन होने से जो है सारी चीज़ों में मंदी आना शुरू हो गया। तो ये मंदी स्टार्ट कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में। कारोबार बिल्कुल समाप्त हो गया। प्राप्त स्रोतों के अनुसार एक ही दिन में शेयरों के मूल्यों में हजारों डॉलर की गिरावट आ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों पर ताले लग गए। 1929 से 1932 तक आर्थिक मंदी के दौर में लगभग 5700 बैंक जो है वो दिवालिया हो गए, मतलब कंगाल हो गए, और 3500 बैंक जो थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। कारखानों में इतना माल भरा पड़ा था कि कोई खरीदने वाला नहीं था, अतः लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हुए। इस मंदी के कारण ही ब्रिटेन ने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया, मतलब सोने को त्याग दिया था उन्होंने। ब्रिटेन की देखा देखी अन्य देशों ने भी इस नीति को अपनाया। विभिन्न देशों के द्वारा निरोधात्मक शुल्क एवं संरक्षणात्मक टैरिफ की नीति अपनाए जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बिल्कुल बंद हो गया। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि आर्थिक महामंदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी गिरावट आई। आर्थिक मंदी का जो दौर था वो 1929 से 1932 तक अमेरिका में जारी रहा, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो काफ़ी लंबे समय तक चला, क्योंकि इस चीज़ से उभरने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। जो ये मंदी आती है, जो गिरावट आती है मूल्यों में, कीमत में, पैसे, मुद्रा में, वो चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होती। साल 6 महीने में उनमें काफ़ी लंबा टाइम ठीक होने में लगता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये आर्थिक मंदी आई किस कारण से थी, इसके क्या क्या कारण थे। तो इसमें जो है हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि व्यापार चक्र का परिणाम। कुछ विद्वानों के अनुसार कि व्यापारिक चक्र के परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी आई थी। ये लिप्सन है एक इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि सामान्य दृष्टि से उत्पादन की क्रियाओं में एक निश्चित समय के बाद स्थिरता आ जाती है, जिससे आर्थिक मंदी उत्पन्न हो जाती है। उनका मानना है कि व्यापार तथा आर्थिक अर्थव्यवस्था में मूल्यों में वृद्धि और कमी का दौर चलता रहता है, कि कीमतें जो हैं वो चीज़ों की बढ़ती घटती रहती हैं। यदि हम पिछले 400 वर्ष के इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो पता चलता है कि 1620 से 24 तक इंग्लैंड में आर्थिक महामंदी आई थी। उस समय इंग्लैंड का विदेशी व्यापार जो था वो बिल्कुल ठप हो गया था, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। इंग्लैंड की सरकार ने इनके कारणों का पता लगाने के लिए एक कमीशन या एक कमेटी भी नियुक्त की थी। हम कब की बात कर रहे हैं? हम 1620 से 24 की बात कर रहे हैं। इस प्रकार 1929 से 32 तक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पादन तो बढ़ा, चीज़ें बनाई तो गई, लेकिन मांग में कमी आ गई। लोगों ने डिमांड करनी बंद कर दी, लोग बने हुए माल को खरीद नहीं रहे थे, जिससे वस्तुओं की कीमतें कम हो गई, उनकी वैल्यू कम हो गई। चाहे कितने भी ब्रांड का महंगा कपड़ा हो, उसकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि उसको खरीदने वाले खरीदार थे ही नहीं। तो परिणाम स्वरूप जो कारखानों में माल पड़ा रहा और जो कारखाना मालिक थे जिन्होंने कि बैंकों से ऋण लिया था, वो ऋण चुकाने में असफल रहे, क्योंकि उनके पास पेमेंट आ ही नहीं रही थी, उनका माल बिक नहीं रहा था। इसी कारण जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई और ये मंदी का दौर शुरू हो गया। मतलब कि पहले पॉइंट में बताया गया कि व्यापार चक्र के कारण, कि व्यापार कम ज़्यादा होने से जो है ये धीरे धीरे मंदी आना शुरू हो गया। इसी को बताया गया इस पॉइंट में कि मंदी आई, व्यापार कम हुआ, उत्पादन तो हुआ लेकिन लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। ऐसे करके जो है धीरे धीरे और ज़्यादा ये आर्थिक मंदी बढ़ती गई और देश जो है अमेरिका बिल्कुल ख़राब स्थिति में आ गया। सेकंड पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था इस आर्थिक महामंदी का, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में उत्पन्न परिस्थिति के परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ। प्रथम युद्ध में भाग लेने वाले देशों ने, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें जिन जिन देशों ने भाग लिया था उन्होंने धन पानी की तरह बहाया था, जिसके कारण बहुत से देशों का तो दिवाला ही निकल गया, मतलब वो पूरी तरह से कंगाल हो गए इस युद्ध में। वैसे भी 19वीं शताब्दी में तो पहले 3 बड़े युद्ध लड़े जा चुके थे, इसके बाद आर्थिक महामंदी आ गई। तो एक ये इतिहासकार है J.B. वार्डलिफ। अगर आपको ये इतिहासकारों के नाम भी नहीं याद रहते तो इनकी लाइन जो है आप इसमें मेंशन कर सकते हो पॉइंट में, कि युद्धों के समय सैनिक सामग्री की मांग में वृद्धि हो जाने से उद्योगों का बहुत विस्तार होता है,
कि सैनिक सामग्री मतलब सैनिकों को खाने पीने के लिए चाहिए, उनको हथियार चाहिए, इसके लिए जो है डिमांड होती है। जो डिमांड होती है तो उद्योग जो उस चीज़ का उत्पादन करते हैं और उद्योगों का विस्तार होता है। सैनिकों की भी बहुत ज़्यादा संख्या में भर्ती की जाती है, जिससे श्रमिकों की कमी पड़ जाती है। मतलब कि जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक मजदूर थे उनको भी सेना में भर्ती किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, ताकि सेना की कमी ना पड़ जाए। परिणाम स्वरूप रोजगार, मजदूरी एवं लाभ की दर भी बढ़ जाती है। युद्ध के खत्म होने के कुछ समय बाद तक तो यह स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही, परंतु उसके बाद महामंदी आ ही जाती है। साधारण सी बात है कि आप जब युद्ध चल रहा था तो पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, सैनिकों की भर्ती कर रहे हो, उद्योगों में उत्पादन फुल हो रहा है, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होगा कंडीशन खराब होगी, स्थिति डाउन आएगी। तो क्योंकि उत्पादन तो होगा, करेंगे उद्योग वाले, लेकिन उनको खरीदने वाले नहीं होंगे, क्योंकि पैसा पानी की तरह युद्ध में चला गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो चीज़ों को खरीद नहीं रहे हैं, वो खरीदेंगे नहीं तो उत्पादित माल जो है वो खराब होगा और कारखाना मालिक जो है वो भी बेकार हो जाएंगे और उनके उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी ऐसा ही हुआ। सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की मांग से उद्योगों ने ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाना शुरू कर दिया। चूँकि युद्ध में सैनिक बहुत काम आ रहे थे, इसलिए श्रमिकों तथा कृषकों ने भी सेना में जगह प्राप्त कर ली थी। क्योंकि सैनिकों की ज़्यादा ज़रूरत थी युद्ध में, इसलिए किसान, जो मजदूर थे, श्रमिक थे, वो भी सेना में भर्ती हो रहे थे। उद्योग और व्यापारियों ने खूब लाभ कमाया इस युद्ध के समय, क्योंकि उनकी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्पादन किया और उनको मुंह मांगी कीमत पर बेचा भी था प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ, कारखानों का उत्पादन तो वैसा ही रहा। मतलब उत्पादन तो उन्होंने फुल किया, चीज़ों को उन्होंने फुल बनाया, लेकिन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा। युद्ध के बाद खेतों और उद्योगों के लिए श्रमिक मिलने बंद हो गए, मजदूरी नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे सैनिक जो थे वो युद्ध में मारे गए थे और जो नहीं मारे गए थे वो कई घायल हो गए थे, और घायल भी नहीं हुए थे जो थक हार कर जो है उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो काम करने की हालत में नहीं थे। वस्तुओं के भाव मतलब उनकी कीमत गिर गई और आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध मतलब मूल कारण जो था इस आर्थिक महामंदी का, कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध ही था। इसके बाद जो है कंडीशन खराब से खराब होती चली गई। 1918 के बाद जो है ये मंदी धीरे धीरे आना शुरू हुई और ये 1929 में जो है पूरी तरह से फैल गई थी अमेरिका में। तीसरा पॉइंट हमारा है कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि। कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो कृषि थी और उद्योगों के उत्पादन की मांग जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। कि कृषि, क्योंकि खाने के लिए ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी, सैनिकों के लिए जगह जगह जो है सामग्री खाने की पहुंचाई जाती थी, इसलिए जो है कृषि की डिमांड की गई, क्योंकि अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए। और उद्योगों में भी सैनिकों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थीं या फिर उनके जो हथियार थे उनका उत्पादन किया जाता था, उनको बनाया जाता था फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, कारखानों में, तो उनकी मांग भी बढ़ी। परिणाम स्वरूप खाद्यान्न पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई। ये कब की बात कर रहे हैं हम? प्रथम विश्व युद्ध। दूसरी ओर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिक मशीनों का भी प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि युद्ध में वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण भी लिया गया। कि जब चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में बनानी हो, उत्पादन करना हो, तो एक टाइम पे अगर हमारे पास पैसा ना हो तो हम उधार लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंकों से लोन लिया गया। परंतु युद्ध के बाद जो है कृषि और उद्योगों में माल की मांग कम हो गई, उनका माल पड़ा रहा, उनका माल बिका नहीं। जब बिकेगा नहीं तो कारखाना और उद्योगों के पास जो है, उद्योग मालिकों के पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो वो बैंकों का ऋण नहीं चुका पाए, तो जिसके कारण जो है बैंक दिवालिया होते चले गए। चूँकि अधिकतर देशों का जो धन था वो युद्ध में खर्च हो चुका था, अतः लोगों में वस्तुओं को खरीदने की शक्ति नहीं रही। दूसरी ओर उत्पादन उसी गति से बढ़ता रहा। उत्पादन तो हो रहा है लेकिन खरीद कोई नहीं रहा है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आने लगी। कीमत नहीं रही किसी भी बड़ी अच्छी चीज़ की, महंगी चीज़ की कोई कीमत नहीं रही, क्योंकि खरीदने वाला खरीदार ही नहीं था। उनकी कीमतें डाउन आने लगी। लोग सस्ते में भी बेचने को तैयार थे कि इस जो महंगी से महंगी ब्रांड थी उसको आप इतने में भी ले लो ताकि हमारा कुछ तो मुनाफा हो, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे थे।
किसानों के अनाजों की कीमतों में भी कमी होने से उनकी हालत भी खराब हो गई। कृषि प्रधान जो देश थे उनके पास औद्योगिक देशों से वस्तुओं खरीदने की शक्ति नहीं रही थी, कि जो देश खेती पर ज़्यादा आधारित था, कृषि पर ज़्यादा आधारित था, उनको जो अन्य चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी वो दूसरे देशों से नहीं मंगा पा रहे थे, क्योंकि धन नहीं था, पैसा नहीं था। किसानों ने कृषि के काम करने बंद कर दिए, उद्योगों ने भी काम करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने उद्योग या फैक्ट्री जो थे वो बंद कर दिए, जिससे कि मजदूर बेरोजगार हुए और किसान जिनसे कि वो कच्चा माल खरीदते थे उद्योग वाले, उन किसानों का भी काम ठप हो गया। परिणाम स्वरूप कृषि उपज तथा औद्योगिक वस्तुओं के अधिक उत्पादन ने आर्थिक मंदी का मार्ग खोल दिया था, कि ज़्यादा उत्पादन होने से जो है कहीं ना कहीं गरीबी ज़्यादा आ गई थी। ये आपको कोई ज़रूरी नहीं, इतने यहीं तक कर लेना आप ये पॉइंट, कि कृषि और उद्योगों के ज़्यादा उत्पादन से भी आर्थिक महामंदी फैली, क्योंकि इतना ज़्यादा कृषि की गई, इतने ज़्यादा उत्पादन किया गया, लेकिन उनको खरीदने वाला नहीं था, जिससे कि उनकी खर्चे की पूर्ति नहीं हुई। जो उन्होंने बैंकों से ऋण लिया था वो बैंकों को ऋण भी नहीं चुका पाई। और उससे ऊपर वाला पॉइंट हमने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा था, और उस सबसे पहला पॉइंट हमने व्यापार चक्र पढ़ा था, कि व्यापार का चक्कर ही ऐसा होता है जो कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी मुनाफा कभी नुकसान, ऐसा चलता रहता है। लेकिन 1929 में व्यापार में जो है नुकसान ही नुकसान ज़्यादा हुआ, चक्कर इसका ज़्यादा ही खराब हो गया और इसमें जो है मंदी आती चली गई। तो ये हम आर्थिक मंदी के कारणों को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ा दिए और इस आर्थिक महामंदी का अर्थ बताया कि होती क्या है। 3 कारणों में हमने व्यापार चक्र पढ़ लिया, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा, और तीसरा पॉइंट हमने कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि ये पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट जो है 3-4 पॉइंट और रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है पसंद आ रहा होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर इस क्लास को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं, तो या तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ग्रुप हमारा बना हुआ है जिसमें आप पूछ सकते हैं। और ग्रुप का जो लिंक है मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर हम लिंक डालते हैं ना कि ये चैनल जो है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप मुझे क्लास में जो कमेंट होता है नीचे, उस कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो कि कोई भी डाउट हो तो। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका कोई और भी टॉपिक है जिस पर कि आपको क्लास चाहिए, क्योंकि बीए के एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं लास्ट सेमेस्टर के, 6 सेमेस्टर के, तो जिसमें कि कई टॉपिक होते हैं जो कि टफ होते हैं, समझ नहीं आते, तो आप मुझे टॉपिक बताइए, मैं कोशिश करूँगी मैं उनको आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की, अपनी भाषा में थोड़ा एक्सप्लेन करने की, ताकि आप एग्ज़ाम में जो 14 नंबर या 16 नंबर का क्वेश्चन आता है आप उसको लॉन्ग में डिटेल से लिख सको। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।